Yes. So in the last lecture, I have started chapter number 3, qualitative features, characteristics of financial information. भाई बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट किया था भाई, तो कि हमारे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और उसके अलावा वो चीज़ें इसमें कवर अप किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बताया था काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लाइक प्रिंसिपल्स वगैरह दे रखे थे। और जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था आईएएसबी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस, असेट की डेफिनेशन, लाइबिलिटी की डेफिनेशन, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल या इक्विटी की डेफिनेशन, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर अप किया हुआ था। तो हम फटाफट से देख ले हमने क्या क्या पढ़ लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम नॉर्मली ये अजम्पशन लेते हैं बिजनेस अगर एक बार अगर स्टार्ट किया गया है तो लॉन्ग टर्म पीरियड तक कंटिन्यू चलता रहेगा अंटिल अनलेस जब तक अगर कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज नहीं होती है। और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम असेट्स को क्या करते हैं, नॉर्मल नॉर्मली हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। बट अगर आपका ऐसा कोई मूड हो जाता है, आपका अगर ऐसा कोई फाइनलाइज हो गया है तो क्या आप असेट्स को आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, आप असेट्स को सेल आउट करने का अगर मूड कर लेते हैं, तो फिर हम उस असेट्स को उसकी ब्रेकअप वैल्यू मतलब उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर उसको शो किया जाता है। फिर इसके बाद में मैंने एक्रूवल कंसेप्ट बताया था, तो कि जैसे ही ट्रांजेक्शन अराइज होती हैं वैसे ही हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, हम उसके कैश में रिसीव होने या पे होने का वेट नहीं करते। फिर इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पढ़ा था, तो क्या आप एक बार जो मेथड्स फॉलो करते हैं आप उन्हीं मेथड्स को कंटिन्यू करिए। हाँ, अगर आपके आईएफआरएस में ही अगर कोई चेंज आ जाता है या अगर आपका जो प्रेजेंटेशन है अगर आपके चेंज करने के कारण अगर और अच्छा बेटर एंड फेयर प्रेजेंटेशन आता है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो कि बिजनेस और उसके ऑनर दोनों को हम क्या मानते हैं, सेपरेट माना जाता है। अकाउंटिंग जब हमें करनी होती है तो हम तीनों केस में, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो या चाहे वो कंपनी हो, तीनों केस के अंदर हम क्या मानते हैं, कंपनी और उसके ऑनर्स को डिफरेंट माना जाता है। लॉ पर्पज से एक माना जाए या अलग माना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर असेट्स हैं, इवेंट्स हैं, लाइबिलिटी है और इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस, सॉरी असेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस, ये पांचों पॉइंट मैंने बता दिए थे। एसेट्स का मतलब जो भी आपके पास प्रेजेंट में इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ड्यू टू द पास्ट इवेंट, आपने पास्ट में कोई ट्रांजेक्शन करा था जिसके कारण अगर आपके पास में प्रेजेंट में कोई भी अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसका आपके पास ऑनरशिप अगर है और जिससे आपको फ्यूचर में अगर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर मिलने वाले हैं तो वो हमारी एसेट्स कहलाती हैं। फिर उसके बाद में लाइबिलिटी पढ़ाए थे, जब हमें किसी भी तरह के अगर ऑब्लिगेशंस आते हैं जिसके कारण हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अगर ट्रांसफर करना है तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था इक्विटी। इक्विटी का मतलब मैंने बताया था असेट्स में से आप लाइबिलिटी माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है उसको हम कहते हैं इक्विटी। Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liability. Assets में से सारी liabilities माइनस करने के बाद में जो remaining amount बचता है उसको हम कहते हैं इक्विटी या liability। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, जब आपकी अगर एसेट्स इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं इनकम। और एक्सपेंसेस जब अगर इसी का जस्ट रिवर्स हो जाता है, जब आपकी एसेट्स अगर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। फिर इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है, डबल इम्पैक्ट आता है। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब कि हर ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। यहाँ तक का मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका था लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक्स, इनमें कोई डाउट है क्या, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या बेटा यहाँ तक के टॉपिक में? नहीं है। चलिए, तो अपन ने यहाँ तक का जो पढ़ा था उससे रिलेटेड एक दो एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर बोला है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा
कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट बोला ओनली मटेरियल आइटम्स आर डिस्क्लोज, तो कि जो मटेरियल आइटम्स है उन्हीं को आप डिस्क्लोज करिए, नहीं, ऐसा नहीं है कंसिस्टेंसी के अंदर। द वे एन आइटम इज प्रेजेंटेड ऑलवेज रिमेन द सेम, तो क्या आप कोई भी आइटम को आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका जो तरीका वो हमेशा सेम होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम शुड रिमेन द सेम अनलेस अ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय एफ एन IFRS। जब तक अगर IFRS में अगर चेंज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक आप चेंज मत करिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? यस सर। एक्टिविटी नंबर 3 देखें हम, इसके अंदर क्या बोला है, मेकिंग एन अलाउंस। आप अलाउंस वगैरह अगर बनाते हैं फॉर रिसीवल, अच्छा ये दूसरे उसका दिया है, इसको भी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले से रिलेटेड थ्योरी पढ़ा दूं फिर बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं बेटा, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भी तो कि जो भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो जो हमारे फीचर्स हैं ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वालिटेटिव features, and second one is enhanced qualitative features। और जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स हैं उसके अंदर उन्होंने दो पॉइंट्स बोले हैं। फर्स्ट वन इज रेलिवेंस एंड द सेकंड वन इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। कंप्लीट, एक तो कंप्लीट होने चाहिए, एक न्यूट्रल, एंड थर्ड वन इज फ्री फ्रॉम एरर। क्या लिखा है बेटा ये हमारा? भाई तो कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं उसके फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर भाई तो कि ये तो होने ही चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट वन इज रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप फालतू की इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं जो कोई काम की नहीं है, जो अननेसेसरीली है, जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उसका कोई रेलिवेंसी नहीं रहती है। फैक्टफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सही वे में प्रेजेंट करें। फैक्टफुल मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सके। उसके लिए उन्होंने तीन चीजें बोली। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कि भाई ये करेगा तो मैं भी ये कर लूंगा, ऐसा नहीं। आप अपनी दिमाग लगा करके अपने अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन को मेंशन करिए। फ्री फ्रॉम एरर, उसमें गलतियां वगैरह नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह ना हो। और इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स दिए हैं। इनहेंस्ड क्वालिटेटिव फीचर भी तो क्या, अगर ये फीचर्स हमें होंगे तो और अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। तो इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये चार फीचर्स हैं हमारे: कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस। कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये 4 फीचर्स हमारे इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स कहलाते हैं।
मेन आपको एक चार्ट याद होना चाहिए भाई, जो भी हमारे फीचर्स हैं उन फीचर्स को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स एंड द सेकंड वन इज इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स भी तो कि ये आपके फंडामेंटली मतलब ये जरूरी है तो कि ये तो होने ही चाहिए, क्या क्या रेलेवेंस रिलेटेड होने चाहिए और फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उससे उस पर फेथ किया जा सके, उस पर ट्रस्ट किया जा सके। और इनहेंस क्वालिटेटिव फीचर्स अगर ये होते हैं तो ये और एक तरह से मतलब उसमें इंप्रूवमेंट लाते हैं। क्या क्या फीचर्स? कंपेरेबिलिटी, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें तो कि उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से क्या कर सके, हम कंपैरिजन कर सके। मान लो और ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा बना रही 1 जनवरी से 31 दिसंबर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो क्या होगा? कंपैरेबिलिटी नहीं रह पाएगी, सही वे में प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। वेरीफाइबिलिटी में जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको वेरीफाई किया जा सके, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे कंप्लीट होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, टाइमलीनेस, हमेशा इंफॉर्मेशन वगैरह क्या होनी चाहिए, टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो टाइम पर अवेलेबल नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी भाई, तो कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको अगर बेसिक नॉलेज है अगर उस सब्जेक्ट की तो वो उन चीजों को समझ सके। आप इतनी ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज मत करिए तो कि नॉर्मल पर्सन को जो बेसिक नॉलेज अगर रखता है तो वो भी नहीं समझ सके। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये पूरा टॉपिक जो हमारा दिया है अब यही दिया है, इसको एक बार हम रीडिंग लगाते हैं, जस्ट अ मिनट। तो देखिए हम इसके अंदर क्या क्या दिया है हमारा। मेन जो मैंने पॉइंट है वो समझा दिया है आपको। अब इसकी थ्योरी दे रखी है, इतनी थ्योरी पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। The conceptual framework states that the qualitative features are the attributes that make the information provided in the financial statements useful to users। भाई तो क्या आप इस तरह के attributes रहे, इस तरह के उसमें features होने चाहिए तो कि वो क्या रहे, यूजफुल रहे। The two fundamental qualitative features are relevance and factual representation। वो रेलिवेंस होना चाहिए, फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एनहांसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स आर कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, उसको वेरीफाई किया जा सके, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। रेलिवेंस का मतलब क्या होता है? हर वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होती है, हर वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो यूजर्स के डिसीजन पर अगर क्या डालती, इफेक्ट डालती। अगर वो इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस टू द डिसीजन मेड बाय यूजर्स, अगर उन्होंने कोई भी अगर डिसीजन लिया है और अगर उस डिसीजन को चेंज करने की अगर वो इंफॉर्मेशन अगर कैपेसिटी रखती है तो वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कहलाती है। वो प्रिडिक्टिव वैल्यू भी हो सकती है, एक अंदाजा वैल्यू भी हो सकती है और एक कंफर्मेटरी वैल्यू मतलब कंफर्म वैल्यू भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर तीन फीचर्स होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर। तो अब हम देखें इसके अंदर रेलिवेंस का मतलब बता दिया है। Relevant financial information is capable of making a difference in the decisions made by users। भाई हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम रेलिवेंस इंफॉर्मेशन कहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कैपेबल of making a difference in the decision if it has a predictive value or confirmatory value or both। वो प्रिडिक्टिव वैल्यू भी हो सकती है, एक अंदाजा वाला अमाउंट भी, और एक कंफर्मेटरी वैल्यू भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। फिर इसके अंदर ये जो पॉइंट दे रखा है लाइक हमारा परफॉर्मेंस, ये छोड़ दो, इस पॉइंट पे इसका काम करेंगे। फिर दिया है इसी के अंदर रेलेवेंस के बाद में मेटेरियलिटी। ये मेटेरियलिटी बेटा ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको प्रिंसिपल्स के अंदर। भाई जो आपकी काम की इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती है, मेटेरियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज मेटेरियल इफ ओमिटिंग इट, अगर आप उसको लिखना भूल जाते हैं और मिस स्टेटिंग या फिर आप अगर उसको गलत लिखते हैं, इट कुड इन्फ्लुएंस डिसीजन, अगर वो डिसीजंस पर अगर इम्पैक्ट डालती है, दैट द प्राइमरी यूजर्स of general purpose financial reports make on the basis of those reports which provide financial information about the specific and reporting entity। भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जिस बेसिस पर रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं और अगर वो इंफॉर्मेशन वगैरह अगर गलत हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर डिसीजन पर अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन
जो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन. दोज इंफॉर्मेशन which affect on decision of users known as material information. हर वो इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो उसको हम मेटल इंफॉर्मेशन कहते हैं. और आप जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक सही वे में होनी चाहिए, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. An error which is too trivial to affect anyone understanding of the account is referred to as immaterial. अगर error है जो बहुत ना के बराबर है, in preparing an account it is important to assess what it material and what is not, so that time and money are not wasted in the pursuit of excessive details. ताकि आप फालतू की डिटेल्स पर टाइम वेस्टेज ना करें. जो इन्फॉर्मेशन काम की है, रेलिवेंट है, आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, यूज करिए, प्रेजेंट करिए. जैसे एग्जांपल बता दिया मेटरलिटी का. इन ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो नॉन करंट एसेट्स ऑफ $2 million. आपने नॉन करंट एसेट शो किया 2 million का, एन इन्वेंट्री ऑफ 3 million, $30,000. An error of $20,000 in the depreciation calculation might not be regarded as material. आपका $2 million का असेट है, आपने डेप्रिसिएशन में गड़बड़ कर दी, कितने के, $20,000 के में डेप्रिसिएशन में गड़बड़ कर दी. However, an error of $20,000 in the inventory valuation. लेकिन अगर आपका इन्वेंट्री जो कि खुद कितने का, $30,000 का, और आपने अगर $20,000 का अगर गलत दिखा दिया तो फिर बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा. However, an error of $20,000 in the inventory valuation will be material. In other words, the total of which the error forms part must be considered. मतलब कि आपकी जो एरर हुई है वो टोटल अमाउंट का कितना पार्ट है, वो चीज हमें देखनी होती है. If a business has a bank loan of $50,000, अगर बिजनेस ने क्या कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है $50,000 का, एंड $55,000 बैलेंस ऑन द बैंक डिपॉजिट अकाउंट, और आपके बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, बैंक में अमाउंट रखा है $55,000 का, इट विल बी अ मेटल मिस स्टेटमेंट इफ दीज टू अमाउंट्स आर नेटेड ऑफ. अगर आप उसका नेट ऑफ करते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, $5,000 का बैलेंस दिख रहा है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज कैश एट बैंक एट 5,000. In other words, incorrect presentation में amount to material misstatement even if there is no monetary error. भाई आप अगर इस चीज को इस तरह से दिखाते हैं तो वो गलत माना जाता है. कभी भी आप उसको ऐसे नेट ऑफ नहीं करते भी, तो कि एक तरफ का लोन एक तरफ के एसेट से, तो उसको खत्म करके दिखा दो, क्योंकि जब आप उसको क्रॉस चेक करने बैठेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है. तो इस तरह से हम उसको नेट ऑफ नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट अलाउड टू नेट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट विद बैंक बैलेंस अवेलेबल. यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, रेलिवेंस. और मैंने क्या बता दिया है, फर्स्ट पॉइंट रेलिवेंस. रेलिवेंस के अंदर ही हमारा दिया है मेटेरियलिटी. भाई जो इन्फॉर्मेशन अगर यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है तो उस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन. सिंपल सा पॉइंट है. हर वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन पर अगर इम्पैक्ट डालती है, वो अगर मान लो जैसे हमारे यहाँ पर दिया 2 million का अगर असेट है, और 2 million में से अगर मान लो मेरा 20,000 का अगर वेरिएशन अगर आ रहा है डेप्रिसिएशन का, तो वही कंसिडर हो सकता है. बट 30,000 की अगर इन्वेंट्री और अगर उसमें 20,000 का अगर वेरिएशन आ रहा है तो वो देखने वाली बात है. आपने बैंक से लोन ले रखा है $50,000 का, और उधर आपने बैंक बैलेंस बता रखा है 55,000 का, तो वो गलत माना जाएगा. उसको नेट ऑफ नहीं करेंगे, आप दोनों को अलग अलग शो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अगर क्रॉस चेक करने बैठेंगे तो उसी से तो क्रॉस चेक होगा भाई उन्होंने इस डेट पर इतना बैलेंस बता रखा था. फिर दिया है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब क्या दिया है,
Aggregation is the adding together of assets, liability, equity, income or expenses that have shared characteristics. मतलब कि जब आपके अगर एक ही तरह की चीजें अगर होती है तो उसको हम एग्रीगेट करके दिखाया जाता है एंड आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लासिफिकेशन. उसको एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर दिया. For example, the total of the income is shown in the statement of P&L instead a list of all transactions comprising income for the period. तो जब हमें इनकम शो करना होता है बैलेंस शीट पीएनएल के अंदर, तो हम पीएनएल का वो इनकम का पूरा डिटेल ना दिखा करके हम उसका ओवरऑल वैल्यू लिखते हैं. While preparing SOFP, total of income will be shown not separately. उसकी इनकम का टोटल हम क्या करते हैं, शो करते हैं, न कि अलग अलग. एंड उसको एक साथ हम यहाँ पर शो किया जाता है. तो भाई सिंपल सा एग्रीगेशन का मतलब, जैसे यहाँ पर हमारी इनकम है तो इनकम का हमने टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, एक साथ शो किया जाएगा इंस्टीड ऑफ अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स. और डिटेल वगैरह कहाँ पर शो करते हैं, एंड इफ एनी वन wants to make detailed study then he can get information from disclosure notes. तो फिर उसको अगर और डिटेल चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से ले सकता है, डिस्क्लोजर नोट से ले सकता है. ये मेरा वर्ड हो गया कौन सा, एग्रीगेशन. फिर एग्रीगेशन के बाद में फिर एक और वर्ड दिया है बेटा, ऑफसेटिंग. ऑफसेटिंग का मतलब क्या होता है वो भी हम देखें. The offsetting occurs when an entity recognizes and measures both an asset and liability as a separate units of account. जहां पर हम assets और liabilities को क्या करते हैं, separate consider किया जाता है, but groups them into a single net amount in the statement of financial position. हम उनको अलग अलग शो करते हैं बट उसका सिंगल अमाउंट भी बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है. ऑफसेटिंग इज जनरली नॉट अप्रोप्रिएट as it results in similar items being classified together. और ऑफसेटिंग को जनरली हम सही नहीं मानते क्योंकि उसके अंदर अलग अलग नेचर की चीजों को हम साथ में क्लब कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एट द ईयर एंड इफ अ बिजनेस हैज अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस विद वन बैंक, एक बैलेंस बैंक के अंदर, तो मान लो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के अंदर तो उनका बैलेंस रखा हुआ है 1 लाख एंड एन ओवरड्राफ्ट विद अनदर बैंक. और अगर मान लो पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक के अंदर उनका बैलेंस आ रहा है माइनस में 30,000, then the bank balances should not be offset in the statement of financial position. तो फिर हमें इस तरह के अगर बैलेंसेस वगैरह होते हैं तो उसको हमें ऑफसेट मतलब कि एक दूसरे से सेटलमेंट करके नहीं दिखाना चाहिए. द पॉजिटिव बैंक बैलेंस शुड बी शोन अंडर एसेट्स एंड द ओवरड्राफ्ट अंडर द लायबिलिटी. जो पॉजिटिव बैलेंस है उसको हम एसेट्स में शो करेंगे और जो नेगेटिव बैलेंस है उसको लायबिलिटी के फॉर्म में शो करेंगे. सेपरेटली ही हम उसको शो करेंगे, ये नहीं भी तो क्या आप दोनों को एक दूसरे से सेट ऑफ करके दिखा दें. ऑफसेटिंग. फिर दिया है इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है, फैक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फिनोमेना इन द वर्ड्स एंड नंबर्स. जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या करती है, इकोनॉमिक डाटा प्रेजेंट करती है. एंड टू बी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट ओनली represent relevant phenomena but must faithfully represent the substance of the phenomena that it purports to represent. मतलब कि जिस पर्पस के लिए आप ये नहीं भी तो कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका पर्पस भी आपको क्लियर होना चाहिए और आपकी इंफॉर्मेशन जो फैक्टफुली प्रेजेंट होनी चाहिए. सो इंफॉर्मेशन
should be faithfully represent इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बेटा, फैक्चुअली रिप्रेजेंट होनी चाहिए नॉट ओनली रेलिवेंट, सिर्फ रेलिवेंट नहीं, इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल रिप्रेजेंट होनी चाहिए। फिर आगे बोला उसी के अंदर, टू बी अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिपिक्शन इंक्लूड्स ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड द फिनोमेनन बीइंग डिपिक्टेड, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, जो भी आपने डाटा वगैरह लिखा हुआ उससे रिलेटेड वो चीजें समझ में आ जाए, तो उसके लिए आपको इतना डिटेल तो होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस। आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं इतना ज्यादा शॉर्ट में लिख रहे हैं या उसको पूरा क्लियरिटी नहीं कर रहे, तो वो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एटलीस्ट जो नेसेसरी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं वो तो आपको प्रेजेंट करना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल डिपिक्शन इज विदाउट बायस इन द सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का बायस मतलब मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करने चाहिए। एंड फिर बोला हमें प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, हमने जो पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, इसके अंदर क्या होता है, प्रूडेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉशन व्हेन मेकिंग जजमेंट अंडर conditions of uncertainty. The exercise of prudence means that assets and income are not overstated and the liabilities and expenses are not understated. भाई हमें क्या करना चाहिए, जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज वगैरह उनको हमें देखना चाहिए, तो क्या ऐसा ना हो तो कि वो ज्यादा वैल्यू पर दिखाने में आ जाए या लाइबिलिटीज वगैरह कम वैल्यू पर दिखाने में आ जाए और हमारे प्रॉफिट्स वगैरह क्या हो जाए, मैनिपुलेशन हो जाए, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब होता है मींस देयर आर नो एरर और omission in the description of phenomenon and the process used to produce the reported information has been selected and applied with no errors in the process। हमें इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए तो कि हमारी एरर्स वगैरह नहीं, परफेक्शन के साथ काम हो, और उसके लिए आपको प्रॉपर अटेंटिव होकर के क्या होगा, इंफॉर्मेशन वगैरह को प्रेजेंट करना होता है। फिर दिया है सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसको भी अपन बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक की बात हो गई। फिर सब्सटेंस ओवर फ्रॉम के अलावा फिर हमारे ये चारों पॉइंट्स दे दिए थे, फिर वापस से वही समझा दिया है। इनहैंसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स, और इनहैंसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स के अंदर ये 4 पॉइंट थे। कंपैरेबिलिटी, भाई आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें ताकि उसको हम कंपैरिजन कर सके फॉर द सेम एंटिटी ओवर डिफरेंट पीरियड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हम कंपैरिजन कर सकें बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटीज, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हम कंपैरिजन कर सकें। वेरीफाइबिलिटी, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स कुड रीच कंसेंसस, मतलब कि कोई भी आप उसका स्टैटिक्स बनाना चाहते हैं, कोई डाटा बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग लोग उस पर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह प्रेजेंट कर सकें। कैन बी डायरेक्ट एग्जांपल काउंटिंग कैश, उसको वेरीफाई किया जाए, तो कि आप जो भी जैसे कैश मान लो तो कैश को काउंट करना, और इनडायरेक्ट फॉर एग्जांपल चेकिंग इनपुट्स एंड रिकैलकुलेटिंग आउटपुट्स, आउटपुट वगैरह को वापस से रिकैलकुलेट करना, इनपुट्स को चेक करना, तो वो चीज हमारा वेरीफाइबिलिटी पे आप जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। टाइमलीनेस, अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स इन द टाइम टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं या डिसीजन टेकर्स हैं उनको टाइम पर आप इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराइए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्लासिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइसली। assume users have reasonable knowledge, आप इंफॉर्मेशन को कंसाइज वे में प्रेजेंट करिए, क्लियर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करिए। हम ये अजम्पशन लेते हैं तो कि यूजर को बेसिक नॉलेज है, तो कि वो इतना सब तो समझ जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये चीजें तो समझाओ जो बेसिक चीजें हैं एक नॉर्मल पर्सन को समझ में आ जाए। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? ये यस सर। मेरा फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स और इनहांसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स, मैंने सिंपल सा पॉइंट बोला है। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर्स के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स दिए हैं, रेलिवेंस और फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। रेलिवेंस मतलब जो इंफॉर्मेशन यूजर्स के डिसीजन पर अगर इंपैक्ट डालती है तो रेलिवेंट,
और फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसके अंदर 3 पॉइंट्स होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एरर। फिर उसके बाद में हमने एग्रीगेशन पढ़ा। एग्रीगेशन का मतलब एक ही तरह की कैटेगरी की सारी चीजों को हम इंक्लूड करके एक साथ हम क्या करते हैं वहां पर शो किया जाता है। एग्रीगेशन के बाद में हमने पढ़ा था ऑफसेटिंग। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें नेट हम करके उसको नहीं शो कर सकते, हम उसको अलग अलग सेपरेटली शो किया जाता है। और कुछ चीजों को हम सेपरेट में भी मतलब इंडिविजुअली को भी हम मिला करके भी कवर अप कर देते हैं। फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं वो फैक्चुअल रिप्रेजेंट करें, सही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें। उसके लिए हमारे 3 फीचर्स दिए थे, कंप्लीट, न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ये चारों फीचर्स, एनहांसिंग क्वालिटेटिव फीचर्स, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। यहाँ तक की बात होगी। इन चारों पॉइंट्स को वही वापस से समझा दिया है, मेन ऊपर मैंने बता दिया, इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। दिस वन उन्हीं चीजों को फिर वापस से बता दिया हुआ, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसको एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। इसी का एक्टिविटी नंबर 1 देखें हम, इसके अंदर क्या बोला है। एक्टिविटी नंबर 1, द IASB conceptual framework for financial reporting identify characteristics which makes financial information factually represent what it purpose to present। भाई IASB conceptual framework के अकॉर्डिंगली हमारे कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह के कुछ फीचर्स होने चाहिए। और फीचर्स वगैरह क्या क्या बोले हैं हमारे factual representation के अंदर, which of the following are the example of those characteristic, neutrality and accrual, neutrality and free from error, and accruals and free from error, and accruals and going concern। क्या आंसर आएगा बेटा इसका फर्स्ट का। फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से पॉइंट थे बेटा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। न्यूट्रलिटी, So फ्री फ्रॉम complete, free from और error, फ्री और neutral. न्यूट्रल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा क्या बेटा। Yes, sir. चलिए फिर आगे चले हम। इसी के बाद में एक्टिविटी नंबर 3 हमारा पेंडिंग था, इसको भी हम देख लेते हैं। मेकिंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। आप अलाउंस बनाते हैं मतलब कि वही पीबीडी बनाते हैं। मेकिंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स या हम बोल दें उसको पीबीडी बनाना, प्रोविजन अगर हम बनाते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ विच कंसेप्ट। ये कौन से कंसेप्ट का एग्जांपल है। मेकिंग एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस बना रहे हैं आप या हम पीबीडी बना रहे हैं, तो ये कौन से कंसेप्ट का पार्ट है। अक्रूवल, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैटेरियलिटी और फेयर प्रेजेंटेशन, ताकि हमारा फेयर प्रेजेंटेशन आएगा। कौन सा आंसर आएगा इसका। So four. फोर्थ पॉइंट, फेयर प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर आप डेटर्स वगैरह में अगर आप पीबीडी वगैरह बना रहे हैं, एक्रूवल फॉर रिसीवेबल्स बनाते हैं, तो आप उसको वहीं पर अगर प्रेजेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा, डेटर्स की एक्चुअल वैल्यू पता चल पाती है भी, तो कि अभी कितनी वैल्यू उसकी चल रही है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो ये मेरा एक और टॉपिक हो गया है बेसिकली फीचर्स का। और फीचर्स के अंदर एक लास्ट पॉइंट रह गया था, वो वाला पॉइंट और बता देता हूँ मैं, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब क्या होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ये फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का ही एक फीचर है। अंडर सब्सटेंस ओवर फ्रॉम, द कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस इज रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कि जो हमारी कमर्शियल रियलिटी है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, एंड दिस टेक्स प्रेसिडेंट ओवर द लीगल फॉर्म ऑफ एन अरेंजमेंट। हम उसका लीगल फॉर्म को साइड में रख करके हम उसकी एक्चुअल वैल्यू शो करते हैं, ताकि सामने वालों को क्या हो सके, क्लियर पिक्चर क्लियर हो सके। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो ए कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, और बी कंपनी है,
ये सब्सिडियरी कंपनी है। जब आप अगर कंसोलिडेटेड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो नॉर्मल में तो हम क्या करते हैं, दोनों की चीजों को मिक्स करके दिखाएंगे। लीगल फॉर्म में तो ये होता है। बट अगर मान लो एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी का अगर कोई गुड्स वगैरह सेल परचेज अगर कर रखा है, इंटर कंपनी अगर ट्रांजेक्शन्स अगर होती हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ में अगर ट्रांजेक्शन्स करी हैं, तो उनको हम बुक्स में से हटा दिया जाता है। क्यों? ताकि हमारा भाई ये तो हमारे घर का मैटर है, बाहर की चीजों को आप शो करिए ताकि वो एक्चुअल पिक्चर शो हो सके। तो वो चीज हमारा कहलाता है सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। तो वो फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है जिसके अंदर हम जो अंडर सब्सटेंस ओवर फ्रॉम द कमर्शियल रियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल एक्सक्यूज मी स्टेटमेंट्स। सर। यस, बोलिए। सर ये सब्सटेंस ऑफ वाला टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? ये बोल रहा हूँ, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब होता है बेसिकली, भाई हमें यहाँ पर सिर्फ लीगल फॉर्म को कंसिडर ना करके उसकी एक्चुअल फॉर्म को भी बताना होता है। हमें यहाँ पर उसका फाइनेंशियल रियलिटी शो करनी होती है। सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब है कि हमें उससे ऊपर उठ करके देखना। वी डोंट कंसिडर only legal form, we use reality form also to show actual positions of business। आज अगर मैं बात करूं, मान लो आपका आपके घर के अंदर अगर आपके पेरेंट्स के साथ में किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन होता है, तब आप उस ट्रांजेक्शन में तो क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपने 10 लाख की चीज खरीदा, हो सकता है आप उसको 50 लाख का दिखा दें। आपके घर में आपके पेरेंट्स के साथ में ट्रांजेक्शन, तो डिपार्टमेंट में बोला जाता है तो क्या फैक्ट्री जो आपके अंदर अंदर की ट्रांजेक्शन आप उनको साइड में रखें, जो बाहर के लोगों के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है आप उसको प्रेजेंट करो ताकि एक्चुअल पोजीशन पता चल सके। मैंने आपको अगर गुड सेल किया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरी बुक्स में तो आप डेटर के फॉर्म में लिखे हो और आपकी बुक्स में आप क्रेडिटर के फॉर्म में लिखा हुआ है आपने मुझे। अब जब दोनों अगर मर्ज हो रहे हैं, दोनों का अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसको फिर शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर? सब्सटेंस ओवर यस फ्रॉम, सर। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, अंडर सब्सटेंस ओवर फ्रॉम द कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिफ्लेक्टेड। कमर्शियल रियलिटी को हम दिखाते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दिस टेक्स प्रेसिडेंट ओवर द लीगल फॉर्म ऑफ एन अरेंजमेंट। उसके लीगल फॉर्म से पहले हम उसकी कमर्शियल रियलिटी दिखाई जाती है। सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, अगर आपने मान लो गुड्स सेल करा और सेल के साथ में आपने रिटर्न करने का अगर वो ऑप्शन दे रखा है, where an entity make a sale to a customer and there is an expectation that the customer may return the items to the entity, then the entity does not recognize revenue from the sale until it is virtually certain that the customer will keep the goods and therefore a genuine sale has occurred। वैसे अगर देखा जाए तो हमने गुड सेल तो कर दिया है, लेकिन वो सेल के साथ में हमने क्या दे रखी है, कस्टमर को ऑप्शन दे रखा है तो क्या अगर उसको पसंद नहीं आए तो वापस से गुड्स रिटर्न कर सकता है। तो हमने लीगल फॉर्म की जगह हमने क्या करा, उसकी कमर्शियल रियलिटी को कंसिडर किया है। आगे समझ में? यस सर। ये मेरा सब्सटेंस ओवर फ्रॉम। तो बेसिकली मेरा एक और टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैंने बताया दो तरह के हमारे फीचर्स हैं। फंडामेंटल क्वालिटेटिव फीचर जिसके अंदर हमने पढ़ा रेलिवेंस और फंडामेंटल फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हमने फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ा 3 पॉइंट्स थे हमारे, कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। फिर उसके बाद में मैंने बताया इनहेंसिंग क्वालिटेटिव फीचर जिसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स आए थे, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन चार सारे पॉइंट्स को समझाया है।
ये चीज मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, क्वालिटेटिव फीचर्स। इसके बाद में फिर छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, थोड़े थोड़े से टॉपिक और बचे हैं। वो टॉपिक्स हम कल वाले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कल मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बाकी का हम कल करते हैं, यहाँ तक आज आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।